आज हम लोग ना भृगु नाड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। तो ये जो क्लास हो रही है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, हम्म, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम्म, इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, बट ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं 7 दिन में हम किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेंगे तभी कहीं पहुंच पाएंगे। इस 7 दिन में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप में से जो लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी भी नहीं आता है, उनको मैं एस्ट्रोलॉजी से कुछ ऐसी चीजें निकालना सिखा दूं जो जिससे कि हम अपनी डेली लाइफ में ना अपनी हेल्प खुद कर पाए। और कई बार मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैम कौन सी एस्ट्रोलॉजी, मतलब कौन सा फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा है? वैदिक अच्छा है, भृगुनंदी नाड़ी अच्छा है, आप सभी पढ़ाते हो, आप केपी भी पढ़ाते हो, तो वो केपी ज्यादा अच्छा है, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्यादा अच्छा है? क्या अच्छा क्या है? मेरे हिसाब से सारे बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज खराब नहीं है, लेकिन अगर मैं सिंपल वे में बोलना चाहूँ ना कि भृगुनंदी नाड़ी, और मैं ये बात हर बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर मैं अपने लिए कोई रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ या मैं अपने लिए कोई रेमेडीज करती हूँ या मैं अपनी लाइफ को अगर मुझे प्लान करना है, तो मैं कौन सा फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी चूज करूंगी? ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी चूज करूंगी। एक सेकेंड, मैं म्यूट कर देती हूँ, यहाँ पर ना कुछ लोग हैं जिनका हम्म अभी कोई आवाज नहीं आएगी। मैं अगर अपने लिए, पर्सनली अपने लिए अगर मैं कुछ चूज करूंगी तो वो है भृगुनंदी नाड़ी। अपने आप को एडवाइस देने के लिए, अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए, मुझे अपनी लाइफ में कैसे जीना है, क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, मेरा बेसिकली कैसा होना चाहिए, सारी चीजें, तो वो चीज मैं भृगुनंदी नाड़ी से ही देखती हूं। और अपने आसपास के लोगों को जो मेरी बातें मान जाते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए कि क्या कैसी रेमेडी दे रही हो आप, जो मेरी बातें इस तरीके से बिना क्वेश्चन किए मान जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं भृगुनंदी नाड़ी के थ्रू ही रेमेडीज देना पसंद करती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखना नहीं मतलब प्रोफेशनली किसी को गाइड करना चाहते हैं, उसके लिए केपी बहुत अच्छा टूल है। हमारे पास केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा टूल है। और आप कुछ भी करें, आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ें या आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, एट लास्ट में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो थक हार के पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप कहोगे कि इसके बिना तो ये तो अल्टीमेट लव है ऑफ एवरी एस्ट्रोलॉजर। हर एस्ट्रोलॉजर जो इससे अछूता रह ही नहीं सकता। तो लेकिन अभी फिलहाल जो आज का हमारा सिनारियो है, जो अभी इन आगे आने वाले 7 दिनों का जो हमारा सिनारियो है, वो हम किसके ऊपर बेस्ड रखेंगे? वो हम बेस्ड रखेंगे भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर। तो भृगुनंदी नाड़ी, मैं इसका कोई बहुत ही ना ऐसा लिखा लिखाया या पढ़ा पढ़ाया डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया डिस्क्रिप्शन कोई फायदा नहीं होता उसका। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी है क्या चीज और ये किस वजह से इतनी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। पहली चीज, भृगुनंदी नाड़ी में ना हम कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस जो कि सचमुच में, अगर हम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें तो कॉम्बिनेशंस आपके, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें, जब हम कोई भी प्लैनेट अकेला काम नहीं करता है, कॉम्बिनेशंस के हिसाब से काम किया जाता है। तो भृगुनंदी नाड़ी बेसिकली बेसिकली जो बेस्ड है वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है कि कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा प्लैनेट कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये आपको बताएगा भृगुनंदी नाड़ी। मतलब मैं अभी इन 7 दिनों में आपको कॉम्बिनेशन सिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारा भृगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट तो 7 दिनों में नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगी कि आपको भृगुनंदी नाड़ी की कॉम्बिनेशन सिखा पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक चीज जाननी है। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले यहां पर जितने लोग हैं उनमें से कौन से लोग या कितने लोग ऐसे हैं जिनको राशियों का ज्ञान नहीं है कि कौन सी राशि का क्या स्वभाव है, या ग्रहों का भी ज्ञान नहीं, ना ग्रहों का ज्ञान है, ना राशियों का ज्ञान है, कि ना तो ये पता कि राशि क्या है, ना तो ये पता ग्रह क्या है, बस मतलब कंप्लीटली ऐसा रॉ इंसान कौन है? प्लीज रेज योर हैंड। नितिन पालकर जी, यशवंत जैन जी और सुभाजीत नाथ जी। ओके,
तो आप ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको पहले राशि बताऊँगी, फिर प्लैनेट्स बताऊँगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है अभी। मैं बीच-बीच में आपको कॉन्टिन्यूअसली आपको बताते चलूँगी, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी। आप इसके लिए एक काम कीजिएगा, कल जब क्लास होगी ना उससे पहले कुछ वीडियोस टीम से जो जिस कम्युनिटी पर आप है ना उस टीम पर ना हम उस कम्युनिटी पर हम कुछ वीडियोस ऐसी डाल देंगे जिसमें मैंने राशियों के बारे में बताया है, ग्रहों के बारे में बताया है। अभी थोड़ा बहुत छोटा-सा डिस्क्रिप्शन देके फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये 7 डेज़ ना इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाएँगे और कॉम्बिनेशंस पर आ ही नहीं पाएँगे। ठीक है? तो मैं कॉम्बिनेशन से ही स्टार्ट करूँगी, छोड़कर वो बाकी सारी चीज़ें जो कि ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम बीच-बीच में कहीं न कहीं बातें तो करेंगे ही करेंगे, राशियों की बातें करेंगे, ग्रहों की बातें होंगी। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि 12 राशियाँ होती हैं और हमारे 7 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह। 9 आपने तो 9 सुने हैं, 9 ग्रह, ठीक है? नवग्रह पूजा होती है, 2 हम छाया ग्रह बोलते हैं, तो स्पेसिफिकली 7 होते हैं, 2 छाया, राहु, केतु। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। आप ना जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज होगी, वो 100% अपना चार्ट, अपने लोगों का, आसपास के लोगों का चार्ट लेकर बैठे होंगे या दिमाग में होगा कहीं ना कहीं। तो जब भी मैं कोई चीज बोलती चली जाऊं ना, तो एक बार इम्बाइब करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एकदम से ये मत सोचना कि अच्छा हाँ, ना तो ओवर एक्साइटेड होना और ना ही ऐसा लगना नहीं ये तो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन में ऐसे बोलूंगी जहां पर आपको लग सकता है कि ये तो नहीं, ये तो मतलब मन के अंदर थोड़ा खराब लग सकता है। चीजें एक्सेप्शंस भी होती हैं, और वो एक्सेप्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहली चीज, आज हम किस चीज से स्टार्ट करते हैं? आज मेरा आज बहुत इच्छा हो रही है कि आज शुक्र से स्टार्ट किया जाए। शुक्र ग्रह, आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं चार्ट में, उनके बारे में बात करेंगे। आप सिंपली जितने लोगों को यहाँ पर पता है कि हाँ शुक्र ग्रह किस किस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से बोलने की कोशिश कीजिए। नेचुरल ब्यूटी, डिफरेंशिएट करने की पावर, मनी, ब्यूटी, लव, स्पाउस, सुंदरता, विवाह, लव, स्पाउस, लव, स्पाउस, सुंदरता, मनी, लग्जरी, कंफर्ट, लग्जरी, किसी भी चीज को बारीक तरीके से देखना, डिटेलिंग में जानना, सुंदरता, जो हमें लग्जरियस लाइफस्टाइल देते हैं, और शुक्र ग्रह से हम जो ग्लैमर वर्ल्ड, यानी कि वो जो लग्जरियस लाइफस्टाइल, कोई इंसान बिल्कुल हर तरह की सुख समृद्धि को हम शुक्र से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हर तरह की सुख समृद्धि, उसमें पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, सब यहाँ पर चैट में किसी ने लिखा है, यहाँ पर चैट में किसी ने लिखा है कि डेमन गुरु, बिल्कुल सही लिखा है। हम यहाँ पर शुक्र से हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले शुक्र, हम जब किसी प्लैनेट को जान रहे हैं, किसी प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप कोई भी प्लैनेट को लेंगे ना, तो उसको ना प्लैनेट नहीं, उसको ना ऐसे व्यक्ति समझ के समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज शुक्र के बारे में बात करने जा रही हूं, तो मैं उनकी कहानी से स्टार्ट करूंगी। हम सबको पता है डेमन गुरु हैं, लेकिन वो डेमन गुरु क्यों बने? क्या रीजन था उनके डेमन गुरु बनने का? बेसिकली सिर्फ 2 प्लैनेट हैं जो ब्राह्मण कैटेगरी के हैं, जिनको गुरु कहा गया। गुरु स्पेसिफिकली सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं पूरे प्लैनेटरी कैबिनेट में जिनको ब्राह्मण कैटेगरी का, जिनको गुरु माना गया, वो है गुरु और शुक्र। एक देवगुरु बृहस्पति और एक शुक्राचार्य। तो ये 2 प्लैनेट्स हैं, लेकिन शुक्र ने क्यों चुनाव किया कि मुझे डेमन्स का गुरु बनना पसंद है? क्योंकि सूर्य के दरबार में उनको इज्जत नहीं मिली। उनको बनना था, वो बनना चाहते थे दरबार के मेन गुरु,
और उनको सूर्य के दरबार में वो इज्जत नहीं मिली। वो इज्जत किसको मिली? वो मिली देवगुरु बृहस्पति को। इस वजह से उन्होंने सूर्य का दरबार, कहते हैं इस वजह से उन्होंने सूर्य का दरबार छोड़ दिया और जाकर किसका गुरु बनना एक्सेप्ट कर लिया? राक्षसों का गुरु बनना एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि शुक्र, जितनी सारी चीजें आपने बोली हैं, जितनी सारी चीजें आपने बोली हैं, उनके अलावा एक शुक्र का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ही वॉन्ट रिस्पेक्ट। शुक्र रिस्पेक्ट चाहते हैं, और अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी चीज त्याग कर सकते हैं। शुक्र का ये एक इंपॉर्टेंट, जितनी सारी चीजें हमने बोली ना, लग्जरी, फूड, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कपड़े, घर, गाड़ी, प्यार और सुख, सुविधाएं, कंफर्ट्स, ये सब कुछ है शुक्र। लेकिन शुक्र को एज अ प्लैनेट अगर आप देखोगे तो शुक्र क्या है? शुक्र आपके, अगर हम लगन आप बेसिक कुंडली में देखो तो सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस के, कालपुरुष कुंडली में सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। दूसरा घर हमारे खाने का है, हमारे धन संचय करने का है, लेकिन दूसरा घर हमारे एक्सप्रेस करने का भी है, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है। हम किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो कौन बताता है? हमारा दूसरा घर बताता है। ठीक है, तो शुक्र आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन भी है। तो शुक्र वो सारी चीजें हैं जो आप सब लोगों ने अभी बताई, लेकिन शुक्र एक और सबसे बड़ी चीज है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आप किसी चीज को हर किसी का प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है ना, हर कोई एक तरह से प्यार एक्सप्रेस नहीं करता। आपकी कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा है, वो राशि बता देती है कि आपका प्यार करने का, प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है। आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। बेसिकली योर वे ऑफ एक्सप्रेशन कहां से आ रहा है? शुक्र से आ रहा है। शुक्र कहां, और वो भी कहां से आ रहा है? शुक्र जिस राशि में बैठे हैं। ठीक है, शुक्र के बारे में बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर प्लैनेट कहीं ना कहीं जाकर डेबिलिटेटेड, मतलब नीच का हो जाता है, और कहीं जाकर एग्जॉल्टेड हो जाता है, मतलब उच्च का हो जाता है। सबसे पहले तो ये ऊंच नीच की बात करने से पहले मैं एक चीज, आप सब लोग अगर पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज एक सेंटेंस को नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, कहीं पर भी। ये जो माइंडसेट आ गया ना, उच्च, ये प्लैनेट उच्च का है, ये प्लैनेट नीच का है, तो दिमाग में जो आता है उच्च के प्लैनेट हमेशा अच्छे और नीच के प्लैनेट, अरे यार ये तो नीच का होके बैठ गया, नीच के प्लैनेट। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि उच्च के प्लैनेट हमेशा अच्छे और नीच के प्लैनेट हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम वीनस के बारे में बात करें, अगर ऐसा ही होता तो अगर हम वीनस के बारे में बात करें तो मैं सीरियसली मैं आपको एक टास्क देती हूं, आप कल तक 20 कुंडलियां देखना। ठीक है, 20 कुंडलियां देखना, और 20 में से अगर आपको जितनी कुंडलियां मिलेंगी जिनमें शुक्र एग्जॉल्टेड होगा, मतलब आप, और जिसमें शुक्र डेबिलिटेटेड होगा, मतलब नीच का होगा, जिसमें शुक्र उच्च का होगा और जिसमें शुक्र नीच का होगा, आप दोनों में पाएंगे कि जिसमें शुक्र नीच का है ऐसा व्यक्ति ज्यादा वेल्दी है इन कंपैरिजन टू जहां पर शुक्र उच्च का है। ठीक है, तो प्लीज अगर अपने दिमाग में बैरियर कहीं पर भी है कि एक ग्रह जो पैसे का ग्रह है, तो हम यहां पर बात करते हैं कि शुक्र का मतलब है बेसिकली हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन, और शुक्र का पैसे का कारक है। तो जहां पर शुक्र उच्च का होगा वहां पर बहुत पैसा होना चाहिए था, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं आज तक, अगर मैं कंपैरिजन करने पर आ जाऊं तो मैंने उन लोगों को ज्यादा वेल्दी पाया है, उन लोगों के पास ज्यादा पैसा देखा है जहां पर शुक्र नीच के बैठे थे। आप शुक्र जिनका नीच का होता है ना, ऑल्दो शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र जिनका नीच का होता है, आप देखेंगे ऐसे लोगों को सजने संवरने का बेइंतहा शौक होता है, बेइंतहा शौक मिलेगा। शुक्र नीच का कहां होता है? शुक्र नीच का वर्गो राशि में होता है।
और जिनका भी शुक्र वर्गो राशि में होगा, आप देखो इन लोगों को मेकअप करने का बड़ा शौक होता है। मेरा एक कजन, मेरी कजन है, उसका हस्बैंड है, बहुत शुक्र नीच का है। एंड एक दिन ऐसे ही हम बैठे बात कर रहे थे। अच्छा, लड़का है तो कुछ उसकी वाइफ कुछ कहीं जाना था हम सब लोगों को, तो उसकी वाइफ मेकअप कर रही थी, तो ही वाज लाइक यार मुझे भी थोड़ा सा लगा देना। तो फिर उसके बाद मेरे को देख के बोलता है, कहता है दीदी पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा मन करता है, मेरे को ना बड़ा फैसिनेट करती है चीजें, जैसे कि लड़कियां सजती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार मेरे मुंह पे भी कुछ लगा दे थोड़ा बहुत एंड ऑल। ये कौन बोल रहा है? ये डेबिलिटेटेड शुक्र बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र नीच का हो गया। तो ऐसे लोगों को अब नीच का ना, नीच एक्चुअली हमारे दिमाग के केमिस्ट्री में बस गया है। नीच मतलब खराब, हम डेबिलिटेटेड बोलेंगे, है ना? नहीं तो बार बार आप नीच सुन के ना आपको अंदर से बुरा लगता रहेगा, तो हम डेबिलिटेटेड बोलेंगे कि शुक्र डेबिलिटेटेड मतलब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उतारू, उसको बहुत ज्यादा चाहिए, उससे सब्र नहीं हो रहा, मतलब उसका पेट नहीं भर रहा। 10 लाख कमा लिए तो 20 लाख चाहिए, 20 लाख कमा लिए तो करोड़ चाहिए, करोड़ कमा लिए तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ कमा लिए तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ पे आगे तो अब 1000 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो शुक्र जब डेबिलिटेटेड हो जाता है ना, तो इंसान को पैसे कमाने का इतना ज्यादा जुनून देने लग जाता है। वो चीज सिंपल सी बात है, कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होने का मतलब क्या है? नीच का होने का मतलब सिंपली इतना है कि आपको उस प्लैनेट के कारक तत्वों को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो शुक्र यहां पर जब नीच का होगा ना, या जब डेबिलिटेटेड होगा यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति को शुक्र की चीजों को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से लालायित होगा, बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि शुक्र की चीजों को एक्यूमुलेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, सुंदर दिखा जाए। उसको बड़ी सेंस होती है ऐसे व्यक्ति को ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बड़े होते रहता है वो सेंस क्रिएट करता है। उसको पता है कौन सी चीज कहां पर अच्छी लगेगी, कौन सा आप उठाकर देखना, जितनी मिस वर्ल्ड्स होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं, आप कई बार उनके डेट ऑफ बर्थ देखना और आपको पता चलेगा कि उस समय पर, जिस समय पर वो पैदा हुई, उस टाइम पर शुक्र क्या चल रहे थे, नीच के चल रहे थे। उनको बड़ा सेंस होता है कैसे सजना है, कैसे अपने आप को पर्टिकुलरली परफेक्ट दिखाना है। क्यों? क्योंकि शुक्र कौन सी राशि में जाकर नीच के हो रहा है? बुध की राशि में, वर्गो राशि में जाकर नीच के हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से ले लिए? एंड मरकरी को पता होता है वो टेक्निक्स और वो टेक्निकलिटीज, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अपने आप को, मरकरी इज द यंगेस्ट प्लैनेट, किस तरीके से अपने आप को यंग दिखाना है, यंग रखना है, अट्रैक्टिव दिखाना है, ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं वीनस इन वर्गो। आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेंगे, आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे ये लोग। ये हो ना हो, ये अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि आप वीनस इन वर्गो कमरे में आएगा, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पर्सन। वो इतना वेल टू डू, वेल मेंटेन तरीके से आएगा ना, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पर्सन। उसको पता है, उसको वो उसके दिमाग में ना वो सारी चीजें सेट है। वहीं पर वीनस एग्जॉल्टेड कहां होते हैं, वीनस उच्च के कहां होते हैं? वीनस शुक्र उच्च के होते हैं जाकर पाइसेस में। पाइसेस मतलब, पाइसेस कौन सी राशि है? पाइसेस सैक्रिफाइस की राशि है, पाइसेस देने की राशि है, पाइसेस बेसिकली हम कहते हैं मोक्ष की राशि है, पाइसेस आइसोलेशन की राशि है, पाइसेस क्रिएटिविटी की राशि है, पाइसेस स्पिरिचुअलिटी की राशि है, पाइसेस खर्चे की राशि है। वहां जाकर शुक्र एग्जॉल्टेड फील करते हैं। एग्जॉल्टेड मतलब खुश फील कर रहे हैं, नाउ ही इज हैप्पी। आप देखोगे, देखो शुक्रदेव ने, शुक्राचार्य ने सूर्य का राज दरबार छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि यहां पर मेरी इज्जत नहीं हो रही, जितनी इज्जत मुझे चाहिए उतनी इज्जत नहीं हो पा रही, मेरी जो पद मुझे चाहिए वो पद नहीं मिल पा रहा। उन्होंने
उन्होंने राक्षसों का गुरु बनना एक्सेप्ट कर लिया। वहां पर भी जब उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा जाता है उन्होंने बहुत साधना की, शिव जी की बहुत साधना की, और शिव जी की साधना करते करते इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो शिव के अंदर चले गए। शिव के अंदर शिव जी ने उन्होंने ग्रहण कर लिया और वहां पर उन्होंने बहुत समय तक साधना की। एंड देन ही गॉट टू नो कि अल्टीमेट सुख ना किसी भी चीज में नहीं है, किसी मटेरियलिस्टिक चीज में नहीं है अल्टीमेट सुख। अल्टीमेट सुख अकेलेपन में है, आइसोलेशन में है, साधना में है, देने में है। शुक्र जब पाइसेस में होगा ना, ऐसे लोगों को ना, ये लोग भी बहुत परख रखते हैं, ये लोगों को भी बहुत परख होती है कि कौन सी चीज कैसी है, किस तरीके की है। शुक्र वीनस वाला, ध्यान देना, शुक्र वीनस वाला आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा कि उसने ऐसे एकदम मतलब ना टाइट कपड़े पहन रखे हैं और एकदम ऐसा लग रहा है कि ओह वाओ। शुक्र पाइसेस वाला ना कैसा दिखाई देगा? शुक्र पाइसेस वाला कहेगा कि मुझे ना इस ब्रांड से ना नीचे की चीज समझ नहीं आ रही है, मुझे इस पर्टिकुलर लेवल की चीज चाहिए। अब वो दिख नहीं रही है, वो इतनी शोशाबाजी वाली नहीं है, लेकिन मुझे ना इस पर्टिकुलर ब्रांड से नीचे की चीज ना गले नहीं उतर रही है। मैं 10 टी शर्ट नहीं, मैं 1 टी शर्ट पहन लूंगा, चलेगा मुझे, है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर फैब्रिक का चाहिए मुझको, इस पर्टिकुलर, आप समझ रहे हो, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी पर चला गया है। जब शुक्र पाइसेस में चला जाता है तो वो सब कुछ देखा है, एंड देन उसको वो एक नेक्टर मिल गया है उसको, वो एक आपने देखा है जब आप गाड़ी लेने जाते हो, मैं ऑल्दो ये हमेशा ये ऐसा एग्जांपल दे देती हूँ, बट स्टिल, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या मतलब है, एक वही सेगमेंट वाली गाड़ी आपको 12 लाख रुपए में भी मिल रही है और वही सेगमेंट वाली गाड़ी आपको 24 लाख रुपए की भी मिल रही है, मतलब बिल्कुल डबल द प्राइस। और अगर आप बाहर से देखोगे तो गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रही है, अंदर से फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो डबल कर दिया, मतलब 12 लाख की गाड़ी, वही सेगमेंट की, वही उस नाम भी वही है गाड़ी का, सब कुछ वही है, लेकिन वो 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए की गाड़ी, उसमें क्या ऐसा डिफरेंस किया इन लोगों ने? वहां पर यहां पर इन्होंने रिफाइन करते करते छोटी छोटी डिटेलिंग, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। दैट इज शुक्र ने अपना एग्जॉल्टेशन प्राप्त किया है, वहां जाकर सबसे महंगा हो गया है। अब ये नेक्टर है बेसिकली, अब इस गाड़ी में, अब इस गाड़ी का फील है। एक्चुअली मैं बताऊं, शुक्र ना, इट इज द अल्टीमेट फीलिंग। शुक्र आपको फील कराता है। सुख आप खरीद नहीं सकते, गाड़ी आप खरीद सकते हो, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर जो सुख प्राप्त होगा ना, वो आप खरीद नहीं पाओगे। हो सकता है एक व्यक्ति ऑडी में बैठकर भी वो सुख फील नहीं कर पा रहा जो एक बंदा जिसको नई स्कूटी मिल गई है वो उस पर जितना सुखी है। आप समझ रहे हो? तो शुक्र इन पाइसेस आपको सुख देने की बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि शुक्र इन पाइसेस वाला हमें बहुत वेल्दी दिखाई देगा, नहीं, लेकिन शुक्र का काम आपको वो सारी चीजें देना है, लेकिन अल्टीमेट उसका पर्पस क्या है? शुक्र का अल्टीमेट पर्पस है ना, आपको सुख देना है। अल्टीमेट पर्पस जो है ना शुक्र का, जो अल्टीमेट नेक्टर है शुक्र का, वो आपको सुख देने के ऊपर है कि आपको सुख फील कैसे होगा, आप सुखी कैसे रहोगे। दैट इज शुक्र। समझ में आ रहा है शुक्र का कुछ एसेंस? वीनस इन वर्गो, सेकेंड हैंड ऑडी लेके खुश हो जाएगा, उसको बताएगा सबको नहीं है, उसको पता है शो ऑफ कैसे करना है। वीनस इन वर्गो, ही नोज इट बेटर। लेकिन शुक्र जो पाइसेस में होगा ना, जहां पर वो कहेगा यार सेकंड हैंड तो नहीं लूंगा, मैं ना छोटी गाड़ी ले लूंगा, अभी जितना पैसे ना उसके हिसाब से छोटी गाड़ी ले लूंगा, फर्स्ट हैंड लूंगा यार, बढ़िया लूंगा, मतलब चीज अच्छी लूंगा। ऐसा नहीं अभी पैसे नहीं है ना तो नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, मैं कल लूंगा, परसों लूंगा, 2 साल बाद लूंगा, 4 साल बाद लूंगा, लेकिन लूंगा ना। मुझे फील आनी चाहिए, वो मुझे वो महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए उस चीज का। दैट इज द अल्टीमेट, वो शुक्र है बेसिकली। तो आप कभी ये नहीं कहोगे
कि शुक्र अगर किसी का पाइसेस में देख लो, अरे तुम तो बहुत अमीर हो गए भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शुक्र का अल्टीमेट मोटिव, उसको शुक्र को क्या पता चला एट लास्ट में कि मैं खुश कहां होता हूं, जहां देने की बात आती है। शुक्र पाइसेस वालों को आप हमेशा देखना, वो लाइफ में तब तक खुश नहीं होंगे जब तक उनको ये ना समझ में आ जाए जिंदगी में कि जिंदगी एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है, जिंदगी देने के लिए। जब तक वो सैक्रिफाइसेस करना ना सीख ले तब तक उनको अल्टीमेटली प्लेजर नहीं मिलेगा। आपके पास कोई भी शुक्र पाइसेस वाला परेशान आए ना, समझ जाना कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसको देने की हैबिट नहीं है। और आप उसको आंख बंद करके कोई भी चीज डोनेशन के लिए आप बोल देना उसको कि ये रेगुलर बेसिस पर डोनेट करना स्टार्ट कर दो, एंड ही विल फाइंड डेफिनेटली अल्टीमेट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, एंड दैट इज माय गारंटी। मतलब इतना ज्यादा इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया ना अपनी लाइफ में। वीनस स्पाइसेस में है ना, यू नीड टू गिव। अभी खुश होने के लिए आपको देना जरूरी है, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, और कई बार कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से वो देने की भावना ना आ रही हो दिमाग में, या ना उस पर्टिकुलर इस लाइफ में एक्यूमुलेशन पे हम इतना ज्यादा जोर देने लग जाते हैं कि कई बार हमें समझ नहीं आ पाता कि जीवन में चलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। हर कोई सिर्फ कमाने की बात कर रहा है, हर कोई सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, हर कोई वर्गों के बारे में बात कर रहा है, नो वन इज here to मतलब टेल अस कि अच्छा देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है देना। आप खुद सोच के देखो, एक रियल केस सिनारियो। खाना आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? खाए बिना रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो? कोई भी इंसान जो मुझे बोले मैं खाए बिना जिंदा रह सकता हूं, खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा घर खाते हैं हम, वहां से निकाले बिना जिंदा रह सकते हो? बोलो, खाए बिना तो जिंदा नहीं रह सकते थे, लेकिन निकाले बिना जिंदा रह सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ कि हम खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर एक बार को मैं कहती हूँ आप 4 दिन ना खाओ आप जिंदा रह जाओगे, 5 दिन ना खाओ फिर भी जिंदा रह जाओगे, 6 दिन ना खाओ जिंदा रह जाओगे, 7 दिन ना खाओ जिंदा रह जाओगे। मैं कहती हूँ 7 दिन ठूस के खाओ और जाओ मत सुबह फ्रेश होने के लिए। दिस इज अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ। कि सेकंड हम एक्यूमुलेशन के ऊपर बहुत बातें करते हैं, सेकंड हाउस की बहुत बातें करते हैं कि धन संचय करना है, लेकिन दूसरे से 11वां है 12वां। संचय तभी कर पाओगे, खुश तभी रह पाओगे जब अल्टीमेटली देना सीख जाओगे। इसी वजह से शुक्र का अपना घर है दूसरा, लेकिन शुक्र जाकर उच्च के होते हैं, शुक्र जाकर एग्जॉल्टेड। अल्टीमेट जो आपको उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो तभी मिलेगी जब दोगे। दैट्स वाई शुक्र पाइसेस में एग्जॉल्टेड है, ना कि वर्गों में, ना कि टॉरस में। शुक्र एग्जॉल्टेड फील करते हैं इन पाइसेस, देने की राशि में। तो जब तक दोगे नहीं तब तक उस चीज का सुख नहीं उठा पाओगे, जितना मर्जी कर लो। अब वो खाने का रस नहीं आएगा। अगर आप 4 दिन फ्रेश ना होने जाओ, आपको चौथे दिन खाने को देख के वॉमिट फील होगी। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस जो हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहती है, बट हम सीखते कुछ और है। चलिए, तो शुक्र का मतलब आपको समझ में आया। शुक्र का मतलब अल्टीमेट एसेंस है। अब देखते हैं आज ना हम लोग राशि वाइज पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंजंक्शन भी अगर कवर कर पाएंगे तो आज कंजंक्शन भी कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज जो है भृगुनंदी नाड़ी की, वो ये है कि आपको कई बार ना अपना समय नहीं पता होता, सही समय नहीं पता होता, सिर्फ डेट पता होती है ना, कि ये डेट को पैदा हुए थे। अभी पता नहीं उस टाइम 2:30 बजे थे कि 3 बजे थे, पता नहीं, मम्मी ने बताया 3 बजे थे, और हो सकता है 2:30 बजे हो सकता है 3:30 बजे हो, अभी आई एम नॉट श्योर। तो एक चीज सबसे अच्छी है, वो क्या है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन एक पर्टिकुलर शुक्र जिस राशि में था उसी राशि में रहेगा, नहीं बदलेगा। 99.9999% चांसेस है कि जहां पर आप पैदा हुए हो वहां पर शुक्र उसी राशि में होगा, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। तो आप ये पता लगा सकते हो बहुत आराम से कि शुक्र, हम सबको ना लाइफ में एक चीज चाहिए होती है। आपको लगता होगा आपको पैसा चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको वाइफ चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, कुछ आपको ना लाइफ में अल्टीमेटली क्या चाहिए? यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जस्ट हैप्पीनेस। आपको लग रहा होता है इससे मिल जाएगा, 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 इससे मिल जाएगा।
छोड़ दो, सिर्फ इतना देख लो, हम सबके लिए हम सबके लिए चीजें अलग होती हैं, हम सबके लिए ऐसा नहीं होता कि हर किसी को एक पर्टिकुलर चीज से खुशी मिल जाती है। शुक्र, शुक्र अगर एरीज में है किसी का, तो यहां पर अल्टीमेटली हैप्पीनेस कहां से आनी है? शुक्र अगर एरीज में है किसी का, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिलेगी खुद अपने आप को। अच्छा, कितने लोगों का शुक्र एरीज में है यहां पर? किसी का नहीं है। माइंड, सपना गुप्ता माइंड, ठीक है सपना गुप्ता जी, कितनी बार शीशे में देखते हो अपने आप को? सपना जी, कितनी बार शीशे में देखते हो अपने आप को, ये बताओ। मैं 5 बार। ठीक है, कहने का मतलब सिंपली इतना है, शुक्र अगर एरीज में है ना, आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस कहां से मिलनी है? आपकी अपनी बॉडी से। और अगर किसी का शुक्र एरीज में है और वो अपने आप को देख नहीं रहा है, नो, ही और शी मिसिंग समथिंग इन हिज और हर लाइफ। सीरियसली मैन, इट्स नॉट दैट बैड, नहीं है, बुरा नहीं है। शुक्र एरीज, अरे शुक्र पहले घर में हो, खैर घर तो फिर बदल सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र आपको आपकी कुंडली पता है, शुक्र पहले घर में है, आपको शुक्र एरीज में है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को देखे बिना ना, मतलब जब तक वो ऐसे बाल ना बना ले, अच्छा मेरे बाल वो ठीक है, जब तक अपने बाल ना बना ले, जब तक अपने आप को शीशे में ना देख ले, उसका मन नहीं भरता। शुक्र इन एरीज अपने आप के ऊपर, अपने आप से खुशी मिलना स्वाभाविक है। अपनी बॉडी अच्छी होगी, खुश रहेगा व्यक्ति। एक्सप्रेशन कैसे है, मतलब शुक्र एरीज में है, ठीक है, अब शुक्र एरीज में है, यहां पर खुद बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसान का सेल्फ। ऐसे इंसानों को ना मैं एक्चुअल में बोलती हूं, जाओ जाकर अगर सचमुच में हैप्पीनेस फील कर रही है ना कि हैप्पीनेस क्या होती है, जाओ जाकर अच्छे से अपने बालों को, अपने चेहरे को, पार्लर जाओ, अपने ऊपर पैसा खर्च करो, एंड you'll find that real tingling sensation कि ये रस चाहिए जीवन में, एक्चुअली में रस चाहिए उनको जीवन में, और जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक पॉसिबल नहीं है। एरीज है, एरीज एक इंसान, वो स्वयं है, और ऐसा व्यक्ति हो या ना हो, मानो या ना मानो, आप अपना मत देखना, क्योंकि ये लाइन ना अपने लिए एक्सेप्ट करनी मुश्किल हो जाती है। दूसरे जो लोग, आप दूसरे लोगों को ना बहुत अच्छी भली भांति जज कर लेते हैं हम दूसरे लोगों को, अरे हाँ इसको तो शुक्र एरीज में, ये अपने बारे में बहुत सोचता है, इसको सिर्फ अपनी बड़ी, इसको सिर्फ अपना बहुत ज्यादा, इन लोगों को ना, इन लोगों के इमोशंस, इन लोगों को कैसा लग रहा है, ये लोग कैसा फील कर रहे हैं, दे जस्ट थिंक लॉट अबाउट दैट, मैं कैसा फील कर रहा हूं, मेरे को कैसा लग रहा है। अब अगर एक शुक्र इन एरीज और एक शुक्र इन स्कॉर्पियो की शादी करा दो, एक व्यक्ति का शुक्र एरीज में हो और एक व्यक्ति का शुक्र स्कॉर्पियो में हो, अब जिसका शुक्र एरीज में है, यहां पर यह व्यक्ति क्या सोच रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या चाहता हूं, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मतलब मुझे बेसिकली लाइफ से क्या चाहिए। और शुक्र इन स्कॉर्पियो का तत्व क्या है, स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है, ठीक है, स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है, और वो भी कैसा वाटर, जिसका सोर्स नहीं पता चल पा रहा। स्कॉर्पियो ऐसा वाटर है जिसका सोर्स नहीं पता चल पा रहा। 8वीं राशि अपने आप में सॉल्व नहीं हो पाती। जब मैं राशियों के बारे में बात करती हूँ तो मैं एक चीज बोलती हूँ, इसको अनसॉल्वेबल राशि लिखवाती हूँ सबसे पहले। नहीं, ये सॉल्व, यहां पर आपका कोई प्लैनेट आया ना, अच्छा स्कॉर्पियो राशि में आपका कोई प्लैनेट आया, जिसका भी स्कॉर्पियो राशि में जो प्लैनेट आकर बैठ गया, भैया सॉल्व नहीं हो रही चीजें वहां पर, वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो ना तो समझ में आने वाली राशि है और ना ही सॉल्व होने वाली राशि है।
मैं हमेशा जब मैं वैदिक कराती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको स्कॉर्पियो लग्न वाले लोग नॉर्मल नहीं मिलेंगे, ये थोड़े एबनॉर्मल होते हैं, इनके अंदर ये एबनॉर्मैलिटी लिए होते हैं अपने अंदर, तो ये लोग नॉर्मल नहीं होते। या तो ये आपको टेररिस्ट मिलेंगे, या ये आपको क्रांतिकारी मिलेंगे, या ये कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में लड़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ बदलने की कुछ, या तो साइंटिस्ट मिलेंगे, इनको कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने समाज के अंदर जिनसे लोग मिल रहे हैं उनके अंदर, अपने अंदर कुछ ना कुछ। दे आर एबनॉर्मल पीपल। प्लीज जो भी स्कॉर्पियो लगन वाले हैं उनको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो लगना पर्सन, सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि भैया अच्छा एबनॉर्मल सिंपल है ना। देखो मैं बोल रही हूँ क्रांतिकारी होंगे, क्रांतिकारी क्यों होंगे? अभी नॉर्मल लोग बन सकते हैं क्रांतिकारी? अपना कह रहे हैं हम खुद मर जाएंगे, तुम्हें आजाद करा जाएंगे। क्यों? अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, जिंदगी की, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, दूसरों को कुछ चेंज करके दे जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ रिवॉल्यूशन आ जाए। नॉर्मल इज नॉट फॉर देम, नॉर्मल वर्ड इज नॉट फॉर स्कॉर्पियो। तो बेसिकली जब शुक्र चला गया ना स्कॉर्पियो के अंदर, तो अब ये क्या सोच रहे हैं, ये अब अपने अब इनका एक्सप्रेशन, इनका प्यार कैसे है, इनका सिर्फ दूसरों के लिए कि मैं ऐसा क्या कर दूं इस व्यक्ति के लिए जो ये खुश हो जाए, ऐसा क्या कर दूं इस इंसान के लिए, सामने वाले को जिससे प्यार करते हैं उसके लिए ऐसा क्या कर दे, ऐसा क्या ही जान लुटा दे उसके ऊपर, जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ ये स्कॉर्पियो राशि में जैसी होगा ना, वहां पर वो अपना नहीं सोच रहा, अब वो वहां पर अब दूसरी जगहों पर एनर्जी फोकस हो गई, दूसरी जगहों पर। इस वजह से अपना मरण स्थान होता है 8वां घर। पहला स्थान से आप पैदा होते हो, 8वां आपका मृत्यु का द्वार होता है। 8वीं राशि अनसॉल्वेबल डार्क इसलिए कही गई, बट वेरी नेसेसरी ना। तो कहने का अर्थ है, अब आप किसी ऐसे व्यक्ति की शादी जहां पर एरीज, किसी का वीनस एरीज में हो, अब उसका एक्सप्रेशन का तरीका, और वीनस स्कॉर्पियो में हो उसका एक्सप्रेशन का तरीका कितना डिफरेंट होगा, कितना ज्यादा डिफरेंट होगा। एक फायरी, कंप्लीटली फायरी साइन है, और एक वाटरी साइन है, और वाटर भी ऐसा है जहां पर जिसका सोर्स नहीं समझ में आ पा रहा। तो वीनस जब स्कॉर्पियो के अंदर होगा ना, आप ऐसे लोगों को अपने इमोशंस छुपाते हुए देखोगे। धीरे 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 लाइफ में ना चलते चलते वीनस स्कॉर्पियो वाले क्या हो जाते हैं कि अपने अंदर इतने इमोशंस एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, भारी लगने लग जाता है इनको। एक टाइम के बाद आके ऐसा लगने लग जाता है कि अरे जैसे यहां पर कुछ हैवीनेस है। वीनस स्कॉर्पियो, दे शुड स्पीक आउट। कुछ बुरा लग रहा है, ये बुरा लगता है इनको, ये सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि यार सामने वाले को ज्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि इनको कोई 10 बातें बोले इनको 100 की तरह लगती हैं। तो इनको लगता है अगर मैं भी किसी को एक बोल दूंगा तो उसको भी, तो सामने वाले को भी तो हर्ट हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। तो इस चक्कर में अपने इमोशंस को सप्रेस करते जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। तो अगर आप कभी मैच मेकिंग करते हैं या कभी वो करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी वीनस एरीज वाले को और वीनस स्कॉर्पियो वाले को मत मिलाइएगा, ठीक है? दोनों को मत मिलाइएगा, क्योंकि यहां पर दोनों का जो प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत अलग है। उसके बाद बात करते हैं वीनस टॉरस में आते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं।